नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जामों की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो पंचायती राज वाला लेसन है, स्थानीय स्वशासन, उसको लेकर अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। या इनडायरेक्ट रूप से मैं कहूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस के माध्यम से अपन इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड है जीके वाला, उसके हिंदी और इंग्लिश में नोट्स और 10 पेपरों की टेस्ट सीरीज है, आप इसको देना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें दोनों कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन अवसर है आप लोगों के पास। और आरपीएससी के जो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और यदि दिसंबर नेट और जून साइकिल वाला नेट देना चाहते हैं और तैयारी के लिए बेहतरीन जो है ऑप्शन देख रहे हैं तो जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है, जहां आप लोगों के लिए प्रतिदिन है निशुल्क टेस्ट आयोजित होते हैं, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। तो स्थानीय स्वशासन में अगर अपन बात करें कि भारत में, जैसे भारतीय संविधान में अगर अपन बात करें, शक्तियों का विभाजन है, विकेंद्रीकरण है, जिसमें एक तो अपन बात करें कि केंद्र सरकार होती है और एक अगर अपन बात करें तो दूसरी इसके अंदर राज्य सरकार है और तीसरा जो स्तर है वो स्थानीय स्वशासन है। तीसरा स्तर है वो स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को अपन यूँ कह सकते हैं जो लोकल गवर्नमेंट है, इसमें जो गांवों का और शहरों का प्रशासन। तो एक तो ऑप्शन आता है इसमें पंचायती राज और जो दूसरा ऑप्शन होता है वो नगरीय निकाय। ये दो ऑप्शनों की अपन मुख्य रूप से बात करते हैं। हालांकि इसके अंदर जो छावनी और वो सब कैंट सब आ जाते हैं नगरीय निकाय में। तो पंचायती राज और नगरीय निकायों की दो टॉपिकों की अपन चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का अगर अपन बात करें, भाग 9, भाग जो है वो 9 और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक तो स्थानीय स्वशासन में जो है वो पंचायती राज की बात करता है। और अगर भाग 9 ए की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक जो है वो नगरीय निकायों की बात करता है। नगरीय निकायों की बात करता है। पंचायती राज में 29 विषय दिए गए, यहाँ नगरीय निकायों को 18 विषय दिए गए। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि भारतीय संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था है, हालांकि इसका उद्घाटन की अगर अपन बात करें तो उद्घाटन जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1959 नागौर का बगदरी गांव था। नागौर के बगदरी गांव में, राजस्थान के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद कई समितियां बनी, जैसे अशोक मेहता समिति थी, पी के थुंगन समिति थी, बीच में बलवंत राय मेहता, ठीक है, 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हुए थे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पंचायती राज व्यवस्था ने धीरे धीरे रूप लिया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। भारतीय संविधान में भाग 9 और 9 ए जोड़ा गया, 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज और पी से लेकर जेड जी तक नगरीय निकाय। इनके जो चुनावों की जिम्मेदारी है वो भी आप लोगों को याद रखनी है। इनके जो चुनावों की जिम्मेदारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई। इनके चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई और इनके लिए जो है राज्यों और इनके बीच में जो वित्त का निर्धारण करेगा, इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, इन टॉपिकों को भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं उनमें सभी में कॉमन रूप से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इसको जरूर देख के जाना। चलिए आज का जो है वो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिग्रेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लॉर्ड रिपन के बारे में। 1882
इनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे भारतीय संविधान का भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया बाद में, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा गया है, वो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पर इसमें काफी कंफ्यूज भी होते हैं इन क्वेश्चनों को लेकर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द मेंबरशिप ऑफ पंचायत? पंचायत संस्थाओं की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो देखिए, अगर हम बात करें तो आज से पहले अपन अलग अलग आयु पढ़ते हुए आए हैं कि जैसे वोट देने की जो आयु होती है वो 18 वर्ष है। तो कुछ स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि 18 वर्ष है क्या है। ठीक है, अपने लोकसभा या विधानसभा की जो आयु पड़ी है वो 25 वर्ष पड़ी है। लोकसभा या विधानसभा की जो आयु है वो 25 वर्ष पड़ी है। राज्यसभा या विधान परिषद की आयु है जो 30 वर्ष है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो आयु है वो 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। लेकिन पंचायतों का आप लोग ध्यान रखना है कि पंचायतों का जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 21 ईयर्स है। 21 वर्ष की आयु यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो इसको आप लोग अपना थोड़ा जो है सभी जो है स्तर, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो चाहे कोई सा भी स्तर हो, उसमें 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो समितियां दी गई हैं, समितियां वैसे भी आपको याद करनी है। तो पहली जो कमेटी है वो अशोक मेहता कमेटी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो समिति है ये पंचायती राज को लेकर गठित की गई थी, अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की थी। अशोक मेहता समिति जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है बात की थी। संथानम कमेटी, तो देखिए संथानम कमेटी है जो पंचायती राज वित्त नहीं, इसकी ये नहीं होगा। ठीक है, जीवी के राव जो है वो ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग या प्रखंड स्तर पर नियोजन, और दंतावाला जो समिति है इसके द्वारा जो है ग्रामीण ऋण की। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दंतावाला समिति ग्रामीण ऋण, जीवी के राव समिति जिसने संवैधानिक मान्यता के साथ साथ प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात की थी। संथानम जो कमेटी है ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए थी। आप लोग ये ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। संथानम जो कमेटी है वो भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए, भ्रष्टाचार निवारण के लिए 1962 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका गठन हुआ था। 1962 लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल इन द 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो गठित हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी रिपोर्ट 1958 में आई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो इसमें देखो कौन सा स्तर नहीं है, तो अपन बात करें जो बलवंत राय मेहता समिति, सॉरी बलवंत राय मेहता समिति, हाँ 1957 में ही गठित हुई थी। ठीक है, 1977 में अशोक मेहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने बात की थी, तो जो न्याय पंचायत है इसकी इन्होंने बात नहीं की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला स्तर पर जिला, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश की थी। और आज भी भारत में जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, काफी देखो डिटेल वाले क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किए हैं, क्योंकि आजकल जो आरपीएससी का और अन्य एग्जामों का जो पैटर्न है वो यही है कि आपको जो कई उसमें कथन दिए होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? तो पंचायती राज शासन व्यवस्था में क्या निर्धारित की गई? तो देखिए, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना। बिल्कुल ये भी सही है कि जो इसमें क्या किया गया, एक तो कि ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला समिति। ठीक है, और ये 4 स्तरीय नहीं होगा और द्विस्तरीय भी नहीं होगा और ये स्तरीय, एक स्तरीय भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर ए हो जाएगा कि इसकी जो गठित की गई है ये त्रिस्तरीय ढांचा गठित किया गया है। नेक्स्ट ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है और आप लोगों को पढ़ के भी जाना है। तो इसमें देखिए, एक तो अनुच्छेद जैसे अपन याद करते हैं 243I, तो इनकम यानी कि 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन है। एक 243K है, तो इसका जो है निर्वाचन आयोग का गठन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अंडर आर्टिकल 243J, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रीवियस टू द प्रोविजन टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत? अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है?
तो पंचायती राज का जो निर्धारण किया गया है वो विधानमंडलों को इसकी वो दी गई है। तो स्टेट लेजिस्लेचर इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। ठीक है, संसद वैसे भी नहीं होगा, जिला कलेक्टर नहीं होगा, और राज्य वित्त आयोग केवल राज्य और पंचायतों के बीच में जो धन का बंटवारा है इसको लेकर बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें कि द लिस्ट ऑफ पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी विच में द एंट्योर टू द पंचायत इज गिवन इन द, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां कौन सी सूची में दी गई हैं। तो वीडियो की शुरुआत में अपन ने चर्चा की थी, जो पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं वो 11वीं अनुसूची में सौंपे गए हैं। 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें पंचायत 1992 में इसमें पंचायतों को जो है 29 विषय दिए गए हैं। तो वो जो अनुसूची है वो कौन सी हो जाएगी, 11वीं अनुसूची हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें अब अगर अपन बात करें विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है। तो देखिए पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, और पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा, 21 वर्ष है ये, अभी अपन ने बात की थी। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 243 के। तो इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग के जो है पर्यवेक्षण में गठित होता है। और पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है। इनके देखो जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, और अध्यक्ष होते हैं और ये अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं। ठीक है, प्रधान और जिला प्रमुख, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय थुंगन कमेटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी स्तुति या संतुतियां दी थी। तो एक तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो ये भी पी के थुंगन समिति द्वारा की गई थी। और 3 वर्षों का कार्यकाल, जी नहीं, 3 वर्षों के कार्यकाल की इन्होंने कभी सिफारिश नहीं की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक हो जाएगा, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का प्रयोग करना है। तो इसकी सिफारिशों की अगर अपन बात करें तो एक तो जैसे मान लो संवैधानिक दर्जा, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश सही तो पंचायती राज की जो है, इसका एक तो गठन अपने को याद रखना है कि इसका जो गठन किया गया था वो 1988 में किया गया था। जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता देने के लिए इस समिति का जो गठन है वो 1988 में किया गया था। और इसने एक तो वो त्रिस्तरीय, ये भी ध्यान रखना कि इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज 5 वर्ष का जो है निश्चित समय, 5 वर्ष का जो है इसमें निश्चित समय की बात की गई थी। महिलाओं को आरक्षण, यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण, और किसी भी निकाय की बैठक है जो उसमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और जिला अधिकारी को जिला परिषद का सीईओ बनाया जाना चाहिए। तो ये इसकी समिति की मुख्य रूप से सिफारिशें थी पी के थुंगन समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि ग्राम सभा के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसकी अगर अपन बात करें कि इट हैज द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक लेजिस्लेटर हैज द स्टेट लेवल, इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि भाई देखो अगर अपन बात करें कि गांव स्तर पर इनको जो शक्तियां दी गई हैं वही राज्य की व्यवस्थापिका को राज्य स्तर पर दी गई। तो छोटे स्तर से फिर राज्य, वो गांव से ग्राम पंचायत, पंचायत से जिला, जिले पर राज्य, और राज्य से फिर केंद्र में। ठीक है, इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि सत्य नहीं है वो पूछा है, तो ये राज्य सरकार द्वारा होता है इनकी शक्तियों का निर्धारण, राज्य सरकार, क्योंकि स्थानीय स्वशासन है वो जो है वो राज्य सूची का विषय है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसे पंचायत क्षेत्र के सभी जो है पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो ये भी इसका राइट आंसर है। तो इसका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बी कथन सत्य नहीं है। और ग्राम सभा के बारे में अगर अपन बात करें तो पंचायती राज की जो सबसे छोटी इकाई है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम सभा है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, और ग्राम के 18 वर्ष से आयु के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ये आप लोग याद रखना। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत में, ये किसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका
एक क्वेश्चन है आप लोगों के, उसके जवाब आप कमेंट के माध्यम से देना कि ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है। ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, ये कमेंट के माध्यम से जरूर है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं चर्चा कर ही लूंगा कि ग्राम सभा का जो गठन हुआ है वो किसके माध्यम से, कौन से अनुच्छेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है, बिल्कुल ये तो सही बात है। और करों के संग्रहण के लिए पंचायत अधिकृत नहीं है, तो देखिए इसमें ये, इसका अगर एक तो सही उत्तर है वो केवल एक हो जाएगा, ठीक है। अगर राज्य सरकार इनको शक्तियां प्रदान करती है, राज्य सरकार द्वारा यदि इनको शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो पंचायतों को क्या है, कर ग्रहण करने की अनुमति दी गई है। और इसमें एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 घ के माध्यम से पंचायतों को क्या किया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है। और पथकर है, शुल्क इत्यादि इनके संग्रहण को राज्य इनको अधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अशोक मेहता समिति आप लोगों को पढ़कर भी जानी है कि विच रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमिटी 1977 ऑन पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन जो 1977 में गठित हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें जो है, एक तो पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर जो है द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल ये राइट है। और राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, नहीं ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा, इन्होंने इसको हटा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा, केवल एक जो इसका कथन है वो हो जाएगा, ठीक है। और जिले को ही इन्होंने प्रथम बिंदु इसमें माना था। नेक्स्ट, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका गठन कौन कर सकता है। इसका एक तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो इसमें थोड़ा सा ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इस समिति द्वारा 132 जो है वो सिफारिशें की गई थी, इस समिति द्वारा 132 सिफारिशें की गई थी। इसमें एक तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, और विकेंद्रीकरण को जिला ही क्या माना जाएगा, प्रथम बिंदु इसका माना जाएगा, ठीक है। और एक मंत्री परिषद के एक मंत्री की नियुक्ति इनकी देखरेख के लिए होनी चाहिए, और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है, ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाई, तो ये देखिए इसके लिए करता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो इनके नामांकन पत्रावली 243 के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है कमिटीज को लेकर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कमेटी है और एक तरफ उनकी नियुक्ति का वर्ष है। तो बलवंत राय मेहता समिति अभी मैंने आप लोगों को बताया 1957, और अशोक मेहता समिति 1977, पी के एम एल सिंघवी समिति है 1986, और पी के थुंगन समिति 1988। तो चारों ऑप्शन सही है, क्रमबद्ध हैं, तो राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, ये आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के भी जाना, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट। तो आपने एक कानून पढ़ा होगा 1996 में, पेशा कानून, ये पेशा कानून है जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो है पंचायत स्तर पर ये पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेशा कानून 1996 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है वो 10 राज्य शामिल है, और 10 राज्यों में अपना राजस्थान भी शामिल है, ठीक है, राजस्थान भी शामिल है, एमपी भी शामिल है, और यूपी भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान एमपी यूपी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, राजस्थान और एमपी शामिल है 10 राज्यों में। तो पेशा कानून है ये, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ये अलग से कानून पारित किया गया था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एवरी 5 ईयर। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए
राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 243 आई के द्वारा। आर्टिकल 243 आई क्या करता है? एक जो केंद्र और राज्यों के बीच में, सॉरी, राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच में वित्त का डिवाइडेशन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें किस राज्य में पंचायतों की व्यवस्था नहीं है? तो किस राज्यों में पंचायत की व्यवस्था नहीं है? और नागालैंड में है, मिजोरम में है, मेघालय में भी है और केरल में भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब में क्या है? पंचायतों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, निम्न में से क्या सही है? व्हाट इज आर ट्रू अमोंग द फॉलोइंग? कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान है। बिल्कुल, 73वें द्वारा जो तो ग्रामीण है और 74वें द्वारा जो है नगरीय। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं ली गई। अपन डीपीएसपी पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 में जो है वो पंचायतों के गठन की बात की गई है, महात्मा गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन नहीं है, ये 73वां संविधान संशोधन है। वो पंचायतों को 74वां जो है वो नगरीय निकायों को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो देखिए, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी अपन जो बेसिक है वो यही है कि 21 वर्ष की आयु क्या है? चुनाव लड़ने की आयु है। द मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 21 वर्ष इसकी आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। एक तो निर्णय लेने की शक्तियों का बिल्कुल किया गया है, क्योंकि पहले पंचायतों वो केंद्र और राज्यों में था, अब ये स्थानीय स्वशासन पर भी दे दिया। सिस्टम एज ए वोल पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियां नहीं दी हैं, और प्रशासनिक शक्तियों का। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संस्था का संचालन करती है? तो एट व्हाट लेवल डज पंचायत समिति ऑपरेट ए पंचायत राज स्ट्रक्चर? तो देखिए, जो इसके 3 स्तर हैं, पहले तो अपने को ये याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। एक तो अगर अपन बात करें ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर तो है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और वो सॉरी खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होती है जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो ब्लॉक स्तरीय समिति पंचायती राज क्या है, किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर इसका संचालन करती है। तो राइट आंसर इसका ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा। तो ये तीनों स्तर हैं, ये अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की भाग 9 की जो है विशिष्टता नहीं है? भाग 9 जिसमें पंचायतों और नगरीय निकायों को स्थापित किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया? पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल है। पंचायत की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है, और पंचायत ग्राम मध्य स्तर के सभी के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है, और महिलाओं को जो है, महिलाओं को इसमें क्या किया गया है? कम से कम जो है 1/3 स्थानों का आरक्षण दिया गया है। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें तो ओवरऑल जो भारत है या 73वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया कि सभी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। लेकिन अगर इसमें राज्य चाहें तो इसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो राजस्थान में महिलाओं को जो है वो 50% आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो कंफ्यूज मत होना। और जो पंचायत है वो ग्राम मध्यवर्ती स्तर के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो राइट आंसर इसका ये सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। पंचायत के जो है वो सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। फिर इनके जो ऊपर के अधिकारी होते हैं या उस पे अंदर जो है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जैसे प्रधान है, जिला प्रमुख है, उनके अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। कई स्तरों पर, कई राज्यों में तो इसको डायरेक्ट और कई में इनडायरेक्ट रूप से चुनाव किए गए हैं। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना उपलब्ध है, बिल्कुल है। अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है। और संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन, संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन, ठीक है, संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अगर ऑप्शन शायद मैंने इसमें शामिल नहीं किए, तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे ये चारों कथन सही है, ठीक है। अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, चारों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो 73वें संविधान संशोधन की अगर विशेषताओं की बात करें तो ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना उपलब्ध है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों महिलाओं के लिए पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है, बिल्कुल। और संविधान में इसके लिए 11वीं अनुसूची स्थापित की गई है। तो चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 9 की विशेषता नहीं है, तो ये वही शामिल कर लिया वापस। तो सेम क्वेश्चन है, चारों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल। ये इसका ये रहा, इसमें क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 सही हो जाएंगे, चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए अगर इसकी अपन बात करें तो इसमें क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। तो पंचायतों के सदस्य सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल। और पंचायतों के चुनावों का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो करता है। केंद्रीय सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत से कर उगाही के लिए प्राधिकृत कर सकती है। तो ये जो शक्ति है ये केंद्र को नहीं है, ये राज्यों को दी गई है, ये राज्य सरकार को दी गई है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि के आरंभ से 5 वर्ष तक कायम रहती है, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है, यहाँ अगर राज्य होता तो ये कथन सही हो जाता। पंचायतों की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पंचायत करों, शुल्क, मार्गों, करों इत्यादि की उगाही, संग्रहण एवं प्रयोग विनिमय कर सकती है। और एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो गया वो पंचायत का सदस्य बनने का पात्र होगा। तो ये अपन ने बात की थी, ये कितना 21 वर्ष है, ये कितना वर्ष है 21 वर्ष। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सभा की तिथि से सामान्यतः 5 वर्षों तक जारी रहती है। और एक पंचायत जो असामयिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है, इस पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक जारी रह सकती है। मतलब इसको क्या है कि जैसे मान लो 2 वर्ष बाद में पंचायत विघटित हो गई तो दोबारा जो चुनाव होंगे वो 3 वर्ष के लिए होंगे, तो 5 वर्ष इस प्रकार इसका कार्यकाल रहेगा। तो शेष जो बचा हुआ कार्यकाल है वो रहेगा, बाकी कार्यकाल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 5 वर्ष के लिए चुन लिया। जैसे मान लो कोई विधायक है, विधायक की सीट खाली होगी तो नया विधायक चुना जाएगा, तो वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये शेष कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसकी जो बैठक है वो 5 वर्ष, ठीक है। और ये 21 वर्ष यहाँ पर आयु होगी। और पंचायत करों, शुल्क, मार्गों इत्यादि की उगाही कर सकती है, ठीक है। तो ये आज का अपना जो था वो पंचायतों के ऊपर एक सेशन था, बहुत आपको शानदार सेशन रहा। अगर आपको इसमें और भी कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं जो नगरीय निकाय हैं उनसे संबंधित। तो जुड़े रहिए यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ, और ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।